जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। बिना सोचे काम करना और बिना कुछ काम किए सोचते रहना 100% असफलता देता है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो वैभव अनेजा अंकल जी का है। चलिए आज का सत्संग अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अंकल जी की जान बचाई एक बहुत बड़ी दुर्घटना से, और अंकल जी की माँ को कैसे दिव्य संरक्षण प्राप्त हुआ, और बहुत कुछ बताया है अंकल जी ने सत्संग में। आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे क्योंकि बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा अंकल जी ने। हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुना और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जब मई 2006 में पहली बार मुझे गुरु जी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, मेरे मन में यह मांगे थी, एक स्कूटर, सेवा और मन की शांति। मेरे पिता मुझे स्कूटर दिलाने के लिए मान नहीं रहे थे, उसके बदले चाहते थे कि मैं मोटरसाइकिल लूं। परंतु मोटरसाइकिल के साथ मेरा एक बहुत बुरा अनुभव रह चुका था और मेरा मानना था कि मोटरसाइकिल चलाने में जोखिम होता है। परंतु गुरुजी के यहाँ आने के एक हफ्ते बाद मेरे पिता मान गए और मुझे स्कूटर मिल गया। इसके अतिरिक्त कुछ ही दिनों में मुझे छोटे मंदिर में सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। वह एक बहुत अच्छा अनुभव था। मेरी तीसरी मांग भी पूरी हुई। मैं अपनी 10वीं कक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित था जो जल्दी आने वाला था। जब परिणाम आया तो बोर्ड की परीक्षा मैंने पास कर ली थी। यह देखकर मुझे राहत मिली। इस तरह गुरुजी ने हर चीज का ध्यान रखकर मुझे मन की शांति प्रदान की। हम जो चाहते हैं जैसे जैसे वह हमें मिलता जाता है हमारी इच्छा सूची बढ़ती जाती है। अब मैं गुरुजी से बात करने के लिए बेताब था, परंतु गुरुजी तभी बात करते हैं जब वह चाहते हैं। मैं बस उस मौके का इंतजार कर रहा था जब मैं देखता कि गुरुजी औरों से बात कर रहे हैं। मेरा ध्यान इस ओर जाता कि शायद गुरुजी सिर्फ अमीरों से ही बात करते हैं, पर मेरी यह गलतफहमी जल्दी दूर हुई। मेरे पहले दर्शन के 2 महीने बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया और कुछ सफाई करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाने का निर्देश दिया। यह पहली बार था जब गुरुजी ने मुझसे बात की थी और मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अगला दिन सोमवार था और मैं पहली बार किसी सामान्य दिन बड़े मंदिर गया। मैंने वहाँ खूब आनंद उठाया। गुरुजी ने जब यह सब अदृश्य चीजें मेरे साथ की, मेरा जिंदगी और अन्य चीजों को देखने का नजरिया बदल गया। परंतु गुरुजी का आशीर्वाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। एक दिन जब मैं कहीं से वापस आ रहा था दिल्ली में नारायणा चौराहे पर, जहाँ यातायात बहुत होता है, मेरे स्कूटर का हैंडल एक व्यक्ति के जैकेट में फंस गया। मेरा स्कूटर बुरी तरह फिसला। ठीक मेरे पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक था और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगा, पर किसी तरह मैं ट्रक सही समय पर रुका। मैं उठा और मैंने देखा कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी। घर पहुंचकर मैंने अपने स्कूटर का मुआयना किया और पाया कि स्कूटर को भी कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा था। एक शाम गुरुजी छोटे मंदिर में किचन के पास साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे। हम मंदिर गए। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका और अंदर देखने गया कि क्या कोई सेवा थी। मेरी माँ ने माथा टेका तो गुरुजी ने उन्हें पहली मंदिर पर जाकर बैठने को कहा। माँ को सांस लेने की बहुत तकलीफ रहती थी और उस दिन उनकी तबीयत खराब थी। पहली 3 सीढ़ियां ही बहुत मुश्किल से चढ़ पाई। एक संगत ने उन्हें वहीं बैठकर थोड़ा दम भरने को कहा, पर माँ ने जब पीछे मुड़ के गुरुजी की तरफ देखा तो पाया वे उन्हें देख रहे थे। उन्होंने सीधे ऊपर जाने का निश्चय किया। जब वह पहली मंजिल पर पहुंची तो वह हाँफ रही थी। मेरे पास उनकी दवाइयां थी, पर उस समय मैं वहां नहीं था। मैं पानी के गिलास की बहुत सख्त जरूरत थी। मैं चाय प्रसाद दिया, पर इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। थोड़ी देर के बाद मैं चाय का प्रसाद दिया गया। उन्होंने एक गिलास लिया और बहुत मुश्किल से वो पी पाई, पर जैसे ही उन्होंने चाय प्रसाद खत्म किया उनमें शक्ति आ गई। उनकी हालत में सुधार आने लगा। कुछ देर के बाद वे लंगर के लिए नीचे आई। गुरुजी ने उन्हें बुलाया और उनके नाम और हमारे घर के पते के बारे में पूछा। मेरी माँ ने उन्हें बताया, लंगर किया और उनसे उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो रहा है। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी दिव्य कृपा और संरक्षण में रखा हुआ है। मेरी हाथ तोड़कर उनसे दोबारा विनती है कि वे इसी तरह सदा हमें अपनी शरण में रखें। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। यह आश्चर्यजनक बात है कि मुझे गुरुजी के दर्शन का बुलावा उसी दिन आया जिस दिन मैंने अपनी 16 वर्ष पुरानी नौकरी से त्याग पत्र दिया। मैं उसे दिसंबर 2003 में उस वक्त मिली जब मेरा जीवन दिशाहीन था और मैं समय से एक असाध्य रोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ग्रसित थी। मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए एम्स में एक भक्त के घर पर गई। मैं तब गुरुजी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी। मैंने सोचा कि वह एक आम आदमी की तरह ही है जो जीन्स पहनते हैं। मुझे जाने से पूर्व गुरुजी को माथा टिकाओ झुकाने को कहा गया, किंतु मेरी चिंता यह थी कि वह माथा टिकाओ है क्या। मैं बहुत कम पूजा पाठ करती थी और उस वक्त भी जब मैं माथा टेक रही थी अपनी माँ के द्वारा, कहीं यह बात याद आ रही थी कि औरत 3 बार आदमी के चरण छूती है। मैंने गुरुजी के चरण 1 बार छुए, किंतु मेरे मन में दुविधा बनी रही कि मुझे 2 और बार चरण छूने चाहिए या रुक जाना चाहिए, और मैं एक बार ही लौट आई।
मुझे एक भक्त जो कि हमारे विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ में थे, उनसे गुरुजी ने कहा कि मुझे दर्शन के लिए आना है। वह भक्त हमारे विद्यालय के लिए बहुत सारा काम कर चुके थे, विशेषकर कंप्यूटर विभाग के लिए। मुझे बड़े मंदिर आने के लिए कहा गया, जहाँ पर गुरुजी ने मुझ पर कृपा की। मुझे तांबे के लोटे का पानी पीने को कहा और चावल खाने को भी मना किया। गुरुजी को पहले ही पता था कि मैं पढ़ाती थी। जब मैं दोबारा गुरुजी के पास गई तब गुरुजी ने मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछा। मैंने तुरंत जवाब दिया कि मैं नौकरी करती थी। फिर मैंने खुद को ठीक करते हुए कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने कहा वो क्या, घर से काम शुरू कर। इस बात को सिखाने में कि गुरुजी ने मुझे राह दिखा दी, मुझे थोड़ा वक्त लगा। मैंने नौकरी क्यों छोड़ी, यह कहानी की शुरुआत 97 में हुई, जब छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। एक दिन मैं विद्यालय की बस से उतर रही थी जब मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे सिर पर हल्के से वार किया और कुछ तरल सी चीज मेरे सिर के ऊपर के से समय तक बाहर निकली, लेकिन सब ठीक रहा और मैं अपना काम ठीक तरह से कर रही थी। जब मैं घर लौट रही थी तब मुझे पहला झटका लगा जब मैंने रास्ते में एक कार दूसरे के ऊपर देखी। फिर घर के शौचालय में मुझे 2 बाल्टियां दिखी, जबकि मुझे पता था कि वहां पर एक ही बाल्टी थी। मैंने अपने पिताजी को, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, यह बात बताई। मेरे पिताजी डॉक्टर माथु मुझे MRI के लिए ले गए, जिससे पता चला कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एक ऐसा रोग जिसका कई डॉक्टरों को पता ही नहीं है और जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसके बाद चिकित्सा जांच, अस्पताल में रहना, ड्रिप और बार बार काम से छुट्टी का सिलसिला शुरू हो गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तेजी से फैलने वाली बीमारी है और डॉक्टर सिर्फ इसके घाव को रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसकी वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मुझे विकलांगता, कुर्सी और शरीर के दोनों तरफ आलम्बन लगाने पड़ते थे। मेरी दृष्टि, भाषा और लेखन सब रोग से प्रभावित हो गए थे। इस पर भी मैं खुश थी। इस बात के लिए मैं गुरुजी की आभारी, मेरे मन में अपार शांति है इसके लिए कि गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। मैं कई धार्मिक कार्यक्रम देखती हूँ और पता नहीं उसके द्वारा कैसे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मैंने सब कुछ बच्चों को घर पर ही पढ़ाना आरम्भ कर दिया। अब मैं भाग्य और भगवान पर ठोस विश्वास करने लगी हूँ। अब मैं बिल्कुल परिवर्तित शख्सियत हूँ। जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है रेत पर लिखा, पत्थर पर लिखा। एक दिन 2 दोस्त राहुल और केशव बातें करते हुए जा रहे थे। हालांकि वो दोनों पक्के दोस्त थे, पर अचानक किसी बहस में पड़ गए और कहा सुनी में राहुल ने केशव को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने के बाद केशव ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे पड़ी रेत पर लिख दिया, मुझे चोट लगी है क्योंकि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है। 2 दिन बाद दोनों दोस्त फिर मिले और इस बार उन्होंने नदी में नहाने जाने का प्रोग्राम बनाया। अगली सुबह दोनों नदी में नहाने पहुंचे तो जब वो नहा रहे थे तो केशव का पैर फिसला और वो डूबने लगा। जब राहुल ने उसे डूबता देखा तो झट से उसे बचाने के प्रयास में लग गया और उसे बचा लिया। बचाए जाने के बाद केशव ने पत्थर पर लिखना शुरू किया। आज मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने केशव से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? इस पर केशव ने जवाब दिया, जब लगे कि दोस्त से कोई गलती हुई है, उसने हमें कोई चोट पहुंचाई है या हमें किसी बात का बुरा लगा हो, तो अच्छा होगा कि हम रेत पर लिख दें क्योंकि यह हवा के साथ मिट जाएगा। लेकिन जब आपका दोस्त आपके साथ अच्छा करे तो हमेशा पत्थर पर लिखे ताकि इसे हमेशा याद रखा जा सके। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है दोस्तों जहाँ दोस्ती होती है, प्यार होता है, वहाँ थोड़ी बहुत बहस लड़ाई भी होती है। यदि उस वक्त एक बात को हम अपने दिल पर लगा लें तो फिर दोस्ती या कोई भी रिश्ता कैसे चल पाएगा। एक दोस्त आपसे लड़ भी सकता है और आपके लिए लड़ भी सकता है। एक तरह आप उसकी गलती को नजरअंदाज करें तो दूसरी तरह उसकी अच्छाई को हमेशा याद भी रखें। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।